अरे अरे क्या हो रहा है? तोड़ो उसे। ए, चल भाग 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 भाग, चल चल चल। मुहूर्त समाप्त होने वाला है। लगता है वेद स्वरूप एक साथ पूजा नहीं कर पाएंगे। सरू, वेदसा ये खून, ये जख्म तो बहुत गहरा लगे। ये सब के आराम से सब क्यों किया आपने? ये सब करने की क्या जरूरत थी वेदसा? तुम्हारे लिए ये सब कुछ, तुम्हारे लिए। लेकिन किस कीमत पे? हाँ, अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं आप? मैं कुछ करती हूँ। आराम से। इससे कुछ ना होगा। मैं अच्छे से चल के पट्टी कर देती हूँ। चलिए आप। मेरी बात एक काम अभी अधूरा ना वेदसा,
आनंद ले आया चंद्रकांत साहब। क्या आप सरू का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे प्लीज? क्योंकि अगर आपने सरू का हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया, ये वेद जी नहीं पाए। वेद, आर यू ओके? ये सब क्या हो गया? पर ये चुनरी तो पूरी तरह से फट गई है। हम ये तो नहीं चढ़ा सकते ना मंदिर में। Am I right guys? ये चुनरी नहीं चढ़ सकती। शर्त तो तुम हार चुके हो वेद। या अनिका, वेद को ये चोट, अनिका ये वेद, शर्त ये थी कि तुम अपनी कमाई के पैसों से एक ऐसी चुनर लेके आओगे जो तुम और सरू मिल के मंदिर में चढ़ाएंगे। लेकिन ये फटी हुई चुनर तो मंदिर में नहीं चढ़ा सकते ना। तुम शर्त हार चुके हो वेद, भूल जाओ सरू को। चलो सर। रुक जाइए बा साहब। छोरा हारा ना, इसकी मेहनत की कमाई की चुनर ये रही। एक्सक्यूज मी, शर्त वेद ने लगाई थी, चुनरी उसे लानी थी। आप उसकी हेल्प नहीं कर सकती, ये चीटिंग है। मदद तो छोरे ने मारी की है। मैंने थारे ते चोरी का इल्जाम लगाया, फिर भी तूने मेरी बेटी के ब्याह के गहने चोरी होने से बचाए। फटा चुनर दिखा, पर ये ना दिखा कि कैसे फटा। बेसा ने ना चुनरी की और ना अपनी जान की फिक्र की, बस चोरों से भिड़ गए और हाथापाई में ये चुनरी की ये हाल हो गई। अगर ये चाहते तो मुंह फेर के अठे मंदिर चले आते और शर्त भी जीत जाते, पर ये निस्वार्थ थे। बेसा ने हम पूरे गांव का मान कमाया है और ये चुनर उसी मान की कमाई है। और हम सब ये चाहते हैं कि बेस साहब ये सारा चुनर बाबा के मंदिर में चढ़ाएं। हम सब गांव वाले ये चाहते हैं कि ये चुनर आप दोनों मिलके रामनाथ जी बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिए। चंद्रकांत साहब, मैं फिर से कमा के लाऊंगा और इस बार जो चुनर लेकर आऊंगा वो फटेगी भी नहीं। लेकिन सरू का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, वरना मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगा। चंद्रकांत साहब प्लीज, मैं आपके आगे आ जाऊं। सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा कमाने लाऊंगा। प्लीज सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा। हाँ, एक मौका दीजिए, बस एक मौका दीजिए इनको। नहीं मिलेगा मौका।
वेद, तुमने शर्त ही नहीं दिल भी जीत लिया है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि बिल्कुल सरोही की तरह तुम भी उतने ही निस्वार्थ हो। मुझे मेरा जवाब मिल गया है वेद। तुम और सरू सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं कल मुंबई जाऊंगा और तारा जी से तुम दोनों के रिश्ते की बात करूंगा। उन्हें मनाऊंगा। चल पड़ेगा ठप पड़ा और सब कुछ ठीक कर कारोबार। दूंगा। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष एस.के. शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश तुम लोग दोनों साथ जरूर मिलके फोन करें। हर समस्या रामनाथ का जी बाबा घर को ये चुनर बैठे चढ़ाओ। गारंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार न्यूज कॉल करें। आपका पति प्रेमी किसी के वश में हो तो तुरंत वापस आपके कदमों में। पति पत्नी में अनबन, सोचन दुश्मन से छुटकारा, अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक What मैजिक, rubbish! एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। एस.के. शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। सुनो 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 साहब, अभी अभी चंद्रू का फोन आया कि वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। प्रिंस गृह प्रवेश की थाली ले आओ और आरती की थाली भी ले आओ। चलो जल्दी आओ, जल्दी चलिए जी चलिए। सरोजा, इस घर में तुम्हारा पहला कदम तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इस आलते की प्लेट को मैं फूलों से सजा देती हूँ ताकि खोलते हुए पानी का धुआं इससे ढक जाए। जैसे सरोजा अपना पहला कदम रखेगी तो आउच मजा आ जाएगा। बड़ी बहू और फुट।
इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ, कब सरोजा इस घर में गृह प्रवेश करेगी। आप इंद्रनी अपने घर में गृह प्रवेश कर ले, आजा। इस थाल को मुझे ही रखना होगा, किसी और ने टच किया तो पता चल जाएगा कि आलते में घोलता हुआ पानी है। रख ले। जी मम्मी जी। आजा सरोजा, आजा। अपना पग इस आलती की थाल में रख और अंदर आ। उर्मिला, अठे आओ। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि आलते में गर्म पानी है? सबके सामने मेरी पोल खोलेगी। इतने सालों में भले ही कितने रिश्ते बदले हो, पर एक सच कभी ना बदलेगा कि हम दोनों इस घर की बेटियों की माएं हैं। उर्मिला, ये कर उतना ही थारा है जितना मारा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सारे पुराने गिले शिकवे भुलाकर हम एक नई शुरुआत करें, साथ में गृह प्रवेश करके। स्वरूप, जाओ बेटा, आलती का दूसरा थाल लेकर आओ। उर्मिला, अठे आओ। आजा उर्मिला, आजा। आओ। उर्मिला, चलो साथ में घर में प्रवेश करते हैं, ताकि ये घर हमारी बेटियों के लिए खुशियों से भर जाए। अब अगर मना किया तो बात बिगड़ेगी और मुझ पर शक भी होगा। हे गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो उर्मिला। क्या हुआ उर्मिला? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो बस इमोशनल हो गई थी। आओ।
आज टाट सरोजा की इस घर में एंट्री करवा रहे हैं। कल वेद सरू से शादी करके अपने घर में गृह प्रवेश करवाएंगे। नो, मैं अपने साथ मॉम की किस्मत रिपीट नहीं होने दूंगी। हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल। आज हम समझने वाले हैं दहन और ज्वाला, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। वह दहन कहलाता है। दहन के लिए ईंधन, उचित ताप एवं ऑक्सीजन सभी अनिवार्य घटक होते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाए ज्वलन ताप कहलाता है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो ऊष्मा की प्राप्ति होता है ऊष्मा ऊष्मीयमान कहते हैं। सबसे ज़्यादा ऊष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक केजी पर किलोग्राम होता है। माचिस हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माचिस पर पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद एवं स्टार्च होता है। वर्तमान में केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाले सतह पर कुछ लाल फास्फोरस कांच होता है, पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम दहन और ज्वाला को बारीकी तरीके से समझ रहे हैं और आप भी समझिए। ऊष्मा पाकर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको हम बारीकी तरीके से समझेंगे कि माचिस की व्यवहार किस प्रकार से होती है। सभी प्रकार के आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगे आग को कार्बन टेट्राक्लोराइड के मदद से बुझाया जाता है। इसे पायरीन कहते हैं। तो हम समझें कि जब आग लगती है तो उसे हम किस तरह से हम बुझा सकते हैं। तो आप भी ध्यान दें। फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। ज्वाला दहन का वह भाग है जो प्रकाश देता है, ज्वाला कहलाता है। आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण न दे या अवशोषण न बचे। हाइड्रोजन को आदर्श ईंधन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन को आदर्श ईंधन कहा जाता है। उपयोग में आने वाला सबसे आदर्श ईंधन सीएनजी होता है। अब हम समझेंगे एक मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र को हम समझने वाले हैं। तो आप भी ध्यान दीजिए और अच्छी तरीक़ा से समझिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। सबसे गर्म भाग जो होती है वह रेड कलर की होती है और सबसे ऊंचे भाग में होती है, सबसे ऊपरी परत में होती है। पूर्ण दहन का वह क्षेत्र नीला होता है जो पूरी तरह से जल चुका होता है। कम गर्म जो होता है वो मिडिल भाग में होता है, यानी मध्यम भाग में होता है। सबसे कम गर्म जो होता है वह एकदम बीच वाला भाग में होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कि पीला होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। और आप समझ ही रहे हैं कि जो मोमबत्ती है धातु की फूकनी से फूकता सुनार, यानी हम समझेंगे कि किस प्रकार की उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो ऊष्मीयमान गैस जो होती है
गैस द्रव ठोस होती है। सबसे पहले गैस आती है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। ज्वाला ताप पहले गैस आती है, फिर द्रव आती है, फिर ठोस आती है। ठीक है, तो विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम इस प्रकार से समझेंगे कि किस प्रकार से गोबर के उपले, उनका ऊष्मीय मान जो होता है 6000 से 8000 kg पर किलोग्राम होता है। लकड़ी का जो होता है वह 17000 से 22000 kg जूल पर केजी होता है। कोयला का 25000 से 33000 तक होता है। पेट्रोलियम का 45000 होता है। मिट्टी का तेल का 45000 होता है। डीजल का 45000 होता है। मेथेन का 50000 होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी श्रृंखलाएँ हैं जो कि आप देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग का पूर्णतया बुझाना आवश्यक याद रखिए। पृथ्वी के वातावरण के तापमान एवं वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। अन्य बातों को साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थानीय रूप से जलमग्न हो जाएं। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो कि आप ध्यान दीजिएगा। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? उसके कारण अम्ल वर्षा होती है, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। जो कि पहली बारिश होती है तो हमें हमारे स्किनों के प्रभाव पड़ता है उससे, जिसे हमें बच कर रहना चाहिए। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या होता है? 1.5 लाख जूल पर केजी होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 1,50,000 जूल पर केजी होता है। ईंधन की दक्षता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ईंधन की दक्षता को हम ऊष्मीय मान के द्वारा दर्शाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर नीला एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलने पर कैसा धुआं निकलता है? तो पीला निकलता है। मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। वह पदार्थ जो स्वतः जलने लगता है क्या कहलाता है? स्वतः ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्ति कर अन्य कार्य के लिए भूमि का प्रयोग करना। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है एवं ऑक्सीजन का स्तर घटता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर हम पेड़ पौधा को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी।
क्योंकि हमारे पेड़ पौधा ही ऑक्सीजन निकालते हैं और हमारे वाले कार्बन डाइऑक्साइड को वह अपने श्वसन के रूप में लेते हैं। तो पेड़ काटना बंद करिए, पेड़ लगाना स्टार्ट करिए। इससे भौम जल स्तर में कमी आता है। वनों के अवशेष मिट्टी में मिलने वाला ह्यूमस में कभी आती है। इसके कमी में परिणाम स्वरूप लंबे समय बाद भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। समझ ही रहे होंगे कि जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होगा तो वहाँ वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने के कारण वहाँ की स्थल मरुस्थल में बदल जाती है या बदल सकती है। तो आप पेड़ लगाएं, अपने जीवन स्तर को बनाए रखें, बढ़ाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वन्य प्राणियों संरक्षण। वन्य प्राणी जानवर प्लस पौधा को, जानवर और पौधे को जिसके अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है उसे अन्य प्राणी संरक्षण कहते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैसे कई प्रकार के जानवर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उसके लिए अभयारण्य बनाए गए हैं। जैसे हम कि नीचे देखेंगे कि जंगली कुत्ता है, उनका अलग जगह रहता है, चीतल अलग जगह रहता है, भेड़िया अलग अभयारण्य में रहता है, तेंदुआ अलग अभयारण्य में रहता है। फर्न जामुन संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र। वन्यजीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जिसके से हम कहते हैं, वह क्षेत्र जहाँ वन्य जंतु एवं स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक विक्षोभ संसाधन का प्रयोग कर सकता है। जैसे बाघ, जंगली भैंस, बारहसिंघा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ पौधा एवं जंतु के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासी एवं पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक क्या होता है? वह पुस्तक जिसमें संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कि जो भी जंतु विलुप्त हो गया है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। इसमें पौधा एवं जंतुओं दोनों को भी रिकॉर्ड रखा जाता है। केवल जंतु ही नहीं बल्कि पौधों को भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास भी करिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिसे आप अच्छी तरह से देखें और सुनें और पढ़ें और समझें। वह स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर है उसे कहते हैं संकटपन स्पीसीज। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। प्रवासी पक्षी अपना प्रवास क्यों करते हैं? भोजन एवं आवास के लिए वह करती है। तो अब पढ़ेंगे अगली चैप्टर जिनका नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। अपने संख्या को बनाए रखने के लिए नए स्पीसीज संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होता है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम बारीकी तरीके से समझेंगे कि क्या होती है। इस जनन में नर एवं मादा युग्मक का संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम जायगोट कहते हैं। इस जनन में अधिक विभिन्नता आती है। इस प्रकार के जनन में असमान लिंग के एक युग्मक की आवश्यकता होती है।
इसमें नर से शुक्राणु एवं मादा से अंडाणुमादा के फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करता है। कुछ जंतु में बाह्य निषेचन भी होता है, जैसे जलीय जीव। अब हम समझेंगे कि नर जनन अंग क्या होता है। मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स क्या होती है। इसमें एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शीश्न होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। गर्भावस्था के समय वृषण उदर गुहा में स्थिर होता है, जो जन्म के ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है। स्क्रोटम की मदद से वृषण का ताप नियंत्रित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में शुक्राणु का रंग सफेद होता है। शुक्राणु के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह 3 भाग में बांटा होता है। इसका पूंछ से गति एवं दिशा प्रदान करता है। मध्य वाला भाग शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शीर्ष वाला भाग आनुवंशिकी लक्षण लिंग का निर्धारण करता है। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 को ऑटोसोम एवं 1 को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। शुक्राणु का आकार X बड़ा Y होता है, छोटा होता है। X सबसे ज़्यादा होता है, Y सिर्फ 1 होती है। जब शुक्राणु अंडा में प्रवेश करता है तो दोनों को मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शुक्राणु मादा प्रजनन तंत्र अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। इसमें एक जोड़ा अंडाशय, अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय ओवेरी से मादा युग्मक उत्पन्न होता है। प्रत्येक महीना एक अंडा का निर्माण होता है। शुक्राणु के तरह अंडाशय भी एकल कोशिका का बना होता है। मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। युग्मक, युग्मनज, जायगोट भ्रूण यानी एम्ब्रियो, शिशु, बेबी जिन्हें कहा जाता है। मेढक के बारे में समझेंगे, जिसे फ्रॉग कहा जाता है इंग्लिश में। तो अच्छी तरीक़ा से समझेंगे कि फ्रॉग क्या है। यह एक उभयचर प्राणी है। इसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक यूरिया का एक टेडपोल अमोनिया का उत्सर्जन करता है। मेढक के लार्वा से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाता है। कायांतरण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है। लैंगिक जनन क्या होता है? तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो किस प्रकार की होती है, इसे हम बारीकी तरीके से समझेंगे। इस जनन में अधिक विभिन्नता नहीं पाया जाता है। इसका उत्पन्न संतान अपने जनक के समान ही होता है। इसके अंतर्गत मुकुलन, बर्डिंग एवं खंडन आता है। ठीक है। मुकुलन क्या है उसको हम लोग समझेंगे। बर्डिंग मतलब क्या होता है? शरीर के किसी भाग के टूटने से संपूर्ण शरीर का निर्माण मुकुलन कहलाता है। इसमें मुकुलन उभार से नया जीव का निर्माण होता है, इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से ही होता है। अमीबा में द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन इन एम्बोबा। यह क्या होता है? अमीबा में द्विखंडन क्या है?
अमीबा एक कोशिकीय समुद्री जीव है। इसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, इसलिए इसे विखंडन कहते हैं। परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? इसे IVF इनविट्रो निषेचन भी कहते हैं। इसमें निषेचन बाह्य एवं निषेचन आंतरिक होता है। यह महिलाओं में आंतरिक समस्याओं के कारण होता है। तो गाइज हम आज इतना ही पढ़कर या पढ़ाकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।